हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ब्रेन बूस्ट क्लासेस में। मैं हूं राशि सर और इस चैनल पर हम बिहार बोर्ड के हर चैप्टर को बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाते हैं, साथ ही एग्जाम के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ट्रिक्स भी सिखाते हैं। आज का टॉपिक है चैप्टर 1, टॉप 20 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो पार्ट 2 होने वाला है। इसका पार्ट 1 पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आप 2027 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हर क्वेश्चन एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं कि क्या है, और मेरे पढ़ने के बाद 5 सेकंड मैं रुकूंगा और आप अपना उत्तर खुद से सोचिएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। मैं 5 सेकंड के लिए पॉज हो जाऊंगा और आप अपना आंसर। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलते हैं तो उत्पाद या प्रतिफल में कोई एक नया पदार्थ या प्रतिफल बनता है, उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इनमें से 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसका आंसर हो जाएगा। ये बी नंबर जो ऑप्शन है ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अगर आप मेरा पार्ट 1 अगर देखें हैं इसका, तो इस रिएक्शन के बारे में और इस रिएक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में बता चुका हूँ। ये एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या करता है कि उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और वो खुद जुड़ जाता है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कि कॉपर सल्फेट जो है जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा है। जिंक कॉपर से बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है, इसलिए जिंक जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा के कॉपर को अलग कर देती है और जिंक सल्फेट के साथ जुड़ जाती है, जिससे जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर का एक अवक्षेप बनता है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे पूछा गया कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया में होता है जुड़ना। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब मिलते हैं तो एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, उसी को हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सबसे पहले सूत्र क्या होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग CaCO3 बोलते हैं। तो जब इसको गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनती है और प्लस में CO2 बनती है, और यही CO2 गैस के रूप में निकलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग पढ़ेंगे, ऑप्शन ए में दिया है ऑक्सीजन। देखें कि ऑक्सीजन यहाँ पे है नहीं, हाइड्रोजन गैस निकलती है नहीं है। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी नंबर जाएगा। और यह एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका, अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। क्यों, क्योंकि कोई एक पदार्थ जो है टूट रहा है और उससे 2 या 2 से अधिक पदार्थ बन रहा है। अपघटन अभिक्रिया क्या होता है कि कोई एक पदार्थ टूट के 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करे तो उसको हम लोग अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनती है, जो कि एक अपघटन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया है। यहाँ पे देखिए, अपघटन अभिक्रिया के बारे में अभी आपको हम बताएं कि कोई एक पदार्थ जो है टूटेगा और उससे टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनेगा। सबसे पहला ऑप्शन अगर देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में जुड़ करके H2O बना रहा है, तो ये अपघटन नहीं हो रहा है। अपघटन का मतलब टूटता। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में जुड़ के एक नया पदार्थ बना रहा है। यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अभी देखिए बी नंबर ऑप्शन देखिए, जो अभी आपको हम बताएं कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ एक पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट जो टूट करके 2 नया पदार्थ बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। एक पदार्थ से 2 या 2 से अधिक पदार्थ बन रहा है अपघटित होकर के, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है किसका आंसर चल जाएगा, ये बी नंबर आंसर चल जाएगा, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है और कॉपर बन रहा है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो मैं आपको ऊपर में ही बताया पहला क्वेश्चन में ही कि जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए जिंक क्या कर रहा है कि कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा के
अलग कर देगा और जिंक खुद इसके साथ जुड़ जाएगा, जो क्या बना देगा, जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर को अलग कर देगा। तो यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को विस्थापित कर रहा है। क्या कर रहा है, विस्थापित। विस्थापित का मतलब क्या होता है कि हटाना। विस्थापित का मतलब क्या होता है, हटाना। संयोजन नहीं हो रहा है, इसका आंसर नहीं होगा। द्विविस्थापन नहीं होगा, अपघटन तो हो ही नहीं रहा है, इसलिए इसका आंसर कौन सा जाएगा, बी जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन पढ़ेंगे कि AgNO3 और NaCl आपस में रिएक्शन कर रहा है, AgCl बन रहा है और NaO3 बन रहा है। किस प्रकार की अभिक्रिया, यह पूछा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया पहला ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि ये दोनों अभिकारक होता और मिलकर के कोई एक बनता, तब वो संयोजन होता। अपघटन भी नहीं है। अपघटन क्यों नहीं है, क्योंकि कोई एक पदार्थ टूटता और टूट करके, अपघटन भी नहीं है। अपघटन क्यों नहीं है, क्योंकि अपघटन में कोई एक पदार्थ टूटता और टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बनता, इसलिए अपघटन भी नहीं है। अब यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन जो आपको हम बताए, ये कॉपर और कॉपर सल्फेट और जिंक के साथ जो रिएक्शन है ये भी विस्थापन है, लेकिन ये एकल विस्थापन इसको बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया है, ये जो 5वां क्वेश्चन है, ये इसमें एक ऑप्शन है द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, द्विविस्थापन कुछ नहीं होता है, इसमें आयन का अदला बदली हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि Ag यहाँ पे प्लस में है और NO3 माइनस में है और Na यहाँ पे प्लस में है और Cl माइनस में है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका प्लस इसका माइनस से जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, Ag प्लस है तो इसका NaCl के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा, और इसका माइनस इसका प्लस के साथ जुड़ जाएगा तो NaNO3 बन जाएगा। तो जब आयन का अदला बदली होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या चल जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि सिल्वर क्लोराइड AgCl धूप में किस कारण काला हो जाता है। जब AgCl को धूप में रखा जाता है, धूप का मतलब क्या हो गया, धूप का मतलब सूर्य का प्रकाश हो गया, कि सूर्य का प्रकाश में जब रखा जाएगा तो वो काला क्यों होता है। तो काला क्यों होता है, क्योंकि जब AgCl को सूर्य का प्रकाश में रखा जाता है तो सूर्य का प्रकाश जो है AgCl को क्या कर देता है, अपघटित कर देता है। अपघटित करने के बाद Ag बन जाता है और Cl2 बन जाता है, जिसके कारण यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है क्या हो जाता है, काला हो जाता है। तो काला होने का कारण क्या है, प्रकाशीय अपघटन। काला होने के कारण क्या है, प्रकाशीय अपघटन। जब धूप में रखा जाएगा AgCl को तो प्रकाश की उपस्थिति के कारण AgCl का क्या होता है, अपघटन होता है, जिसके कारण उसका कलर कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। इसलिए इसका आंसर कौन सा जाएगा, प्रकाशीय अपघटन जाएगा। ऑक्सीकरण नहीं होता है, विस्थापन नहीं होता, संयोजन नहीं होता है। वैसे भी इस क्वेश्चन को अगर करने का तरीका देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से आप छाट सकते हैं। यहाँ पे लिखा धूप, धूप का मतलब सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होगा तो कौन सा अपघटन होगा, प्रकाशीय अपघटन होगा। बाकी ये 3 ऑप्शन जो है इसका दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है, इसमें आप कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन को कर सकते थे। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीकरण का सही अर्थ क्या है। ऑक्सीकरण, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर के पार्ट 1 भी देखिए आप, वहाँ आपको 25 क्वेश्चन करवाए हैं, उसमें भी ऑक्सीकरण का कॉन्सेप्ट को बताए हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन को नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन और आंसर नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूँ, ताकि आपका और अच्छे से रिवीजन हो जाए और आपका तैयारी में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाए, जिससे आप जो है क्वेश्चन को गलत ना करो और 2027 में जो है आप पूरा साइंस में 90-95 नंबर आसानी से लेके आए। मेरा यही आपसे विनती है कि आप इस लेक्चर को पूरे अच्छे से ध्यान से और कॉन्सेप्ट को सही से समझते हुए देखिए, आपको मज़ा आएगा। और आपको अगर अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। ऑक्सीकरण का सही अर्थ क्या है। ऑक्सीकरण का सही अर्थ क्या होता है। ऑक्सीकरण नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। ऑक्सीकरण का यहाँ पे क्या क्या है डेफिनेशन, हम सारा डेफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा। क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन हटेगा। क्या होगा, हाइड्रोजन हटेगा। और इसके साथ साथ एक डेफिनेशन ये याद रखिएगा, किसी भी धातु से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्या इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो वो भी ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीकरण का डेफिनेशन क्या हो गया, ऑक्सीकरण का अर्थ क्या हो गया कि जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा, या फिर हाइड्रोजन हटेगा तो ऑक्सीकरण होगा, या
इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा तो ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम भी बताएं आपको, इसका दूसरा नाम उपचयन होता है। इसका नाम क्या होता है? उपचयन होता है। अगर आपको अवकरण के बारे में पूछेगा तो ये तीनों उल्टा हो जाएगा। अवकरण में क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन हट जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या लगाइएगा आप कि ऑक्सीकरण का सही अर्थ क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना, जो कि पहला ऑप्शन मिल रहा है। ऑक्सीजन का हटना नहीं, ऑक्सीजन जब हटेगा तो अवकरण होता है। हाइड्रोजन का जुड़ना, ये भी अवकरण होता है। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऑक्सीकरण होगा। इलेक्ट्रॉन जब प्राप्त करेगा, इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो अवकरण हो जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, अपचयन। अपचयन का सही अर्थ क्या है? अपचयन अभी बताए कि अपचयन को हम लोग अवकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवकरण भी बोलते हैं। तो अभी आपको बताएं कि ऑक्सीकरण का उल्टा क्या होता है? अवकरण होता है। इसी का दूसरा नाम क्या है? अपचयन है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन जुड़ता है, तो अवकरण में क्या होगा? ऑक्सीजन जो है जुड़ेगा नहीं, हटेगा। क्या होगा? हटेगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। वहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा था? ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन जुड़ रहा था, सॉरी हाइड्रोजन हट रहा था। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन जो है निकल रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा? प्राप्त होगा, ग्रहण होगा। इसलिए ऑप्शन के आधार पे हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना क्या होता है? अपचयन या अवकरण होता है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा? बी नंबर जाएगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग या निकलना, वो भी क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ताप का बढ़ने से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसका डी तो होगा ही नहीं। इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा? बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? यहाँ पे क्या पूछा है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पूछा है कि ऐसी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को क्या होती है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो उसमें हम लोग क्या होता है? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगर आप पार्ट 1 देखें तो उसमें शोषण जो है, शोषण के बारे में बताया जाए। जब हम लोग शोषण करते हैं तो उसमें ग्लूकोज टूटता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूट करके क्या बनाता है? CO2 बनाता है और पानी बनाता है, और साथ में ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है। इसलिए शोषण जो है एक कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और प्रकाश संश्लेषण जस्ट इसका उल्टा होता है। शोषण का उल्टा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, अगर शोषण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो प्रकाश संश्लेषण कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी। इसमें ऊष्मा का क्या होता है कि अवशोषण होता है प्रकाश संश्लेषण में। CaCO3 का विघटन, इससे कोई लेना देना नहीं है। AgCl का विघटन, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा? बी चल जाएगा। बी क्या? बी में क्या? शोषण। शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है और वो एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का भी उदाहरण है। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ आपको, ये बिहार बोर्ड 2027 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस को आपको करने हैं और ये सारे क्वेश्चंस करके आप एग्ज़ाम देने जाइए। आपको यहाँ से डायरेक्ट 3 से 4 सवाल आपको हूबहू ऑप्शन के साथ मैच करेंगे। ठीक है, आप निश्चिंत होकर के मेरा वीडियो को देखिए और पूरा सारा क्वेश्चन आप अच्छे से कीजिए। आपका तैयारी जो है और ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? अभी बताया कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो शोषण का उल्टा होता है। अभी बताया कि शोषण जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो शोषण का उल्टा होता है। ये क्या होता है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा? बताओ। इसका ऑप्शन चल जाएगा बी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण किसका उदाहरण है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक है। मैं ये क्वेश्चन बार बार क्यों लेके आ रहा हूँ? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है, ये लोहे वाला जंग लगने वाला क्वेश्चन बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो हाई चांस है कि 2027 में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए। तो मैं पार्ट 1 में भी आपको बताया हूँ कि लोहे पे जो जंग लगता है, जंग लगने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्या क्या? ऑक्सीजन और पानी, जल, जिसको हम लोग नमी भी बोल सकते हैं। कि कोई भी लोहे के वस्तु को जब नमी में रखा जाएगा तो वो ऑक्सीजन और जब उसको पानी मिलेगा, नमी मिल जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगा। तो क्या क्या चाहिए? जंग लगने के लिए आवश्यक क्या है? ऑक्सीजन चाहिए और जल या पानी चाहिए। तो यहाँ पे केवल ऑक्सीजन लिखा है, केवल ऑक्सीजन होगा नहीं। केवल जल लिखा है, केवल जल भी नहीं होगा। दोनों साथ में होना चाहिए, दोनों एक साथ होना चाहिए। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा? सी चल जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा? सी चल जाएगा।
अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, भोजन के खराब होने का मुख्य कारण क्या है। भोजन जो खराब हो जाता है, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी के दिन में क्या हो जाता है कि भोजन बहुत ही जल्द खराब हो जाता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण ऑक्सीकरण होता है। भोजन क्या हो जाता है कि ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके कारण भोजन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, चांदी पर काली परत बनने का कारण क्या है। चांदी एजी, इसको हम लोग चांदी बोलते हैं। चांदी पर जो काली परत बनता है किसके कारण बनता है, उसके ऊपर जो है सल्फाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, सल्फाइड। जब चांदी जो है किसके साथ, सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो AgS2 बन जाता है, जिस सल्फाइड बनने के कारण क्या हो जाता है कि उसका कलर जो होता है कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। तो सल्फाइड बनने के कारण चांदी का रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तांबे पर हरी परत बनने का मुख्य कारण क्या है। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो कि तांबे पर हरी परत किसके कारण बनता है, कि तांबा हम लोग कॉपर को बोलते हैं। तांबा का दूसरा नाम क्या है, कॉपर है। तो तांबे के ऊपर जब बेसिक कॉपर सल्फेट बन जाता है तो उसके कारण क्या होता है, तांबे का परत कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या बनता है। नाम से पता चल रहा अवक्षेपण अभिक्रिया, तो अवक्षेपण अभिक्रिया है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या बनेगा, अवक्षेप बनेगा। और वो जो अवक्षेप होता है तो वो किसके रूप में होता है, ठोस के रूप में बनता है। ठोस बनेगा तभी तो वो नीचे बैठेगा, तभी तो वो अवक्षेप के रूप में नीचे बैठेगा। गैस होगा नहीं, गैस अगर बनेगा तो वो अवक्षेप नहीं बनेगा, वो ऊपर भाप बनकर उड़ जाएगा। केवल जल नहीं बनता, उसमें उष्मा नहीं बनता है, इसलिए ठोस अवक्षेप हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। कोई भी रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित क्यों करते हैं, रंग बदलने के लिए, बिल्कुल नहीं। रंग बदलने से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए, ताकि दोनों तरफ जो होता है अभिकारक और उत्पाद या प्रतिफल का क्या हो कि उसका द्रव्यमान मास जो है दोनों तरफ क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इसलिए हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स बोलते हैं। तो ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन हटेगा। अगर पहला ऑप्शन देखें, यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड है CuO और H2। तो यहाँ पे अगर ध्यान से इस रिएक्शन को देखेंगे कि कॉपर के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो कॉपर का यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था तो कॉपर से ऑक्सीजन हट गया। इसका मतलब कॉपर का यहाँ पे क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे हटा और यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला था और ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ गया है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया है। तो इसलिए हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसलिए यहाँ पे ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ हो रहा है, इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, ए चल जाएगा। कि रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ हो। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग कि अभिकारक, जिसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट किसे कहते हैं। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो सबसे पहले क्या होता है कि अभिकारक जो है आपस में अभिक्रिया करते हैं। आपस में अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाते हैं, उत्पाद या प्रतिफल बनाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे अभिकारक जो है, अभिकारक क्या होता है कि सबसे पहले किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले जो लिया जाता है अभिकारक को ही लिया जाता है। अभिकारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तब क्या बनते हैं, उत्पाद या प्रतिफल बनते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अभिकारक किसे कहते हैं, तो बनने वाला पदार्थ नहीं, बनने वाला पदार्थ उत्पाद या प्रतिफल होता है। प्रारंभ में उपस्थित पदार्थ, प्रारंभ में मतलब स्टार्टिंग में जो पदार्थ को लिया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में जो पदार्थ को लिया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। प्रारंभ में उपस्थित पदार्थ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या, उत्तिफल। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, उत्पाद या प्रोडक्ट किसे कहते हैं। उत्पाद या प्रोडक्ट क्या होता है, प्रारंभिक पदार्थ नहीं होता। प्रारंभिक पदार्थ तो अभिकारक, अभी बताया आपको, अभिकारक नहीं होता है। अभिक्रिया में बनने के बाद, अभिक्रिया के बाद बनने वाला पदार्थ, जब अभिकारक आपस में रिएक्शन करते हैं तो अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद या प्रोडक्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया में गैस निकलती है। देखिए ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अभिक्रिया में गैस निकलती है। गैस निकलने के लिए वहाँ पे एक सिंबल दिया था इस तरह से, तीर का निशान, और वो तीर का निशान कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर ऊपर जा रहा है तीर का निशान, इसका मतलब वहाँ पे गैस बन रहा है। अगर तीर का निशान नीचे जा रहा है तो नीचे
अगर तीर का निशान है तो इसका मतलब ये, इसका मतलब अवक्षेप होता है, अवक्षेप बन रहा है वहाँ पे। अगर तीर का निशान ऊपर है तो वहाँ पे गैस बन रहा है। चारों ऑप्शन में से सिर्फ आपको ये पहला ऑप्शन दिख रहा है जिसमें तीर का निशान ऊपर है और यहाँ पे यह हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो कौन सी अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकल रहा है? ये वाला ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ताप निकलना किसका संकेत है? कोई भी रिएक्शन जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है कि ताप निकलता है। ताप का मतलब क्या होता है कि हीट निकल रहा है, उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी? तो उष्मा या ताप निकलना क्या होता है कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा? ए चल जाएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे कथन क्या पूछा है? अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके नज़र के सामने में आता है, सही और गलत अगर आता है तो पहले आप उसको क्या करें, सर्किल लगा लीजिए कि क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कथन सही पूछा है, गलत नहीं। अगर सही पूछा तो सही ढूंढ के यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहला ऑप्शन पर रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ नहीं बनते हैं, ये नहीं बनते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत कथन है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें नया पदार्थ बनते हैं। अब बी नंबर ऑप्शन पढ़ा जाएगा। बी नंबर में क्या बोल रहा है? संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों परमाणुओं की संख्या समान होती है। बिल्कुल सही कथन है ये इसका आंसर जाएगा, क्योंकि जब रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं तो अभिकारक के तरफ और इसके तरफ उत्पाद के तरफ, दोनों तरफ क्या होते हैं कि दोनों का परमाणु की संख्या को हम लोग क्या करते हैं कि बराबर कर देते हैं, तभी वो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो इसलिए उसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा? बी चल जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन क्या है? अपघटन अभिक्रिया में दो मिलकर नया पदार्थ बनते हैं। अपघटन अभिक्रिया में दो पदार्थ मिलकर के एक बनते हैं? बिल्कुल नहीं। अपघटन में क्या होता है कि एक पदार्थ जब टूटता है तब दो नया पदार्थ मिलकर के बनते हैं। जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन है? बिल्कुल नहीं। जंग लगना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। ये सी डी ये दोनों क्या है? ये तीनों ऑप्शन तो गलत है। इसका सही आंसर कौन सा चल जाएगा? बी चल जाएगा। अगर आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बिहार बोर्ड की कंप्लीट तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए ओके बाय।